गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और मकर संक्रांति का पर्व काफ़ी अच्छे से मनाए होंगे आप लोग। इस समय सूरज उत्तरायण होता है। कहने का मतलब क्या है कि वो अभी उड़ीसा के तट पर आने वाला होगा। अब क्या है कि कल पिछले क्लास में टेस्ट सीरीज हुआ था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से भाग भी लिया, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया। घबराना नहीं है कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है। अटेम्प्ट लेते जाना है, धीरे 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 खुद सही होने लगेगा। अब क्या था कि मुगल वंश स्टार्ट किए थे। मुगल वंश में अब क्या पढ़ना है कि मुगल वंश में हम लोग पढ़ लिए थे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में। और हुमायूं के साथ साथ एक पैरेलल चल रहा था अफगानी साम्राज्य सूरवंश, जो कि बहुत सारे युद्ध में इसको हारना पड़ा था हुमायूं को। किससे? सूरवंश के एक शासक से। सूरवंश के जो शासक थे शेर शाह या शेर खान, उसी से इनका मुकाबला हुआ। तो इसी बीच में क्या करते हैं कि सूरवंश को समाप्त कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, अगला स्टार्ट करेंगे किसका? अकबर के बारे में। तो पहले चलिए इसको देखते हैं कि सूरवंश में क्या क्या था। अब देखिए, सूर राजवंश दूसरा अफगान राजवंश, पहला दिल्ली सल्तनत में था। और ये कौन सा अफगान राजवंश है? दूसरा अफगान राजवंश है। इसके फाउंडर थे शेर शाह सूर या शेर खान। इनके फाउंडर कौन थे? शेर शाह सूर या शेर खान। और इसका जन्म कब हुआ था? 1472 में। कहाँ? नरनौल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नरनौल में। आपको बताना है कि नरनौल वर्तमान में कहाँ स्थित है। अब देखिए क्या है कि बचपन का नाम फरीद खान था और इसके पिता सहसाराम और खवासपुर के जागीरदार थे। सहसाराम और खवासपुर जो वर्तमान बिहार में है, वहीं के क्या थे? जागीरदार थे। जागीरदार क्या होता है ये हम बताए हुए होंगे आपको पिछले क्लास में। आप लोग क्या कीजिएगा ना कि ये सिलसिला जो है एंशियंट से स्टार्ट हुआ है और मुगल काल तक आया है। बाकी सारा क्लास वीडियो में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज बना के आप लोग जरूर देखिए और एक एक करके देखिए और सारे सब्जेक्ट को समझिए। अब देखिए क्या है कि और इसके शेर खान नाम बंगाल के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दिया था। कौन दिया था? बंगाल के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दिया था। किनको? शेर शाह को शेर खान का उपाधि। अब देखिए 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। 1540 में हुमायूं हार गया और शेर शाह कहाँ के गद्दी पर बैठा? तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा। फिर यहाँ से हुमायूं क्या करेगा? भाग जाएगा। कहाँ भागेगा? इधर से पंजाब होते हुए कहाँ चला जाएगा? ईरान चला जाएगा। अब देखिए क्या है, और ये दिल्ली पर बैठा और सूर राजवंश की स्थापना की। दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह क्या किया? सूर राजवंश का स्थापना किया। इसका विजय अभियान देखते हैं। पहला था 1541 ईस्वी में गखरों से। गखरों से विद्रोह हुआ था। ये उत्तर पश्चिम गखर जो थे उत्तर पश्चिम सीमा पर रहने वाली एक लड़ाकू जनजाति थी। गखर कौन थी? उत्तर पश्चिम सीमा पर रहने वाली एक लड़ाकू जनजाति थी। अब देखिए क्या है, इनको कंट्रोल करने के लिए शेर खां किसका निर्माण करवाया? तो रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया गखरों को कंट्रोल करने के लिए। ये काफी तेज लड़ाकू का जनजाति थे। कौन? गखर। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पे रहते थे और इनका मुकाबला करने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए क्या किए थे? ये रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाए थे। कौन? तो शेर शाह। अब देखिए क्या है, 1542 में मालवा अभियान और मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके बाद 43 में रायसीन का अभियान हुआ और रायसीन शेर शाह ने धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को क्या कर दिया था? मार दिया था। किसमें? रायसीन अभियान में। अब ये युद्ध शेर शाह के ऊपर कलंक था। इस युद्ध को क्या बोला जाता है कि शेर शाह सूरी के ऊपर एक कलंक था। रायसीन का युद्ध, उसमें क्या किया गया था? धोखे से राजपूत शासक पूरनचंद को क्या कर दिए थे? ये मार दिए थे। अब अगला क्या है, 1544 में क्या हुआ था कि मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया और सबसे कठिन अभियान था इसका। क्या था? सबसे कठिन अभियान क्या था? मारवाड़ के शासक मालदेव को हराना। उसके बाद 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया और तोप का गोला फटने से शेरशाह का क्या हो गया? डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गया। 1545 ईस्वी में शेरशाह का डेथ हो गया। और क्या है,
यहीं से इसका क्या हो गया, इस वंश का को आगे लोग ले जाएंगे जो बाद में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि शेरशाह का शासन प्रशासन कैसा था। तो ये क्या था, शासन निरंकुश शासन था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, किंग मैन पावर में थे, सलाह सलाह के लिए मंत्री परिषद होता था, जो दीवान ए वजारत उसको बोलते थे पीएम या फाइनेंस मिनिस्टर। दीवान ए वजारत को क्या बोलते थे, पीएम या फाइनेंस मिनिस्टर। दीवान ए आरिज उसको क्या बोलते थे, सैन्य विभाग। दीवान ए आरिज किसको बोला जाता था, सैन्य विभाग को। दीवान ए रिसातल फॉरेन रिलेशन विदेश मंत्री। दीवान ए रिसातल किसको बोला जाता था, विदेश मंत्री को। अब अगला क्या है, दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा किसको बोला जाता था, सामान्य प्रशासन के विभाग के लोगों को। और दीवान ए कक्षा किसको बोला जाता था, न्याय विभाग को। और दीवान ए बरीत गुप्तचर विभाग। ये सारे विभाग आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है, सारे विभाग को एक बार देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, चूंकि इस सारे क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे ही जाता है, इसलिए जितना से जितना हो सके टेलीग्राम पे जुड़िए और क्लास देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए आगे क्या है, शेरशाह का प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। केंद्र में क्या था, राजा, और प्रांत में क्या था, सूबेदार, सिकदर। सामान्य प्रशासन के लिए अब जिला में सरकार था, और उसमें क्या था, इसमें सिकदर थे सामान्य प्रशासन के लिए, और मुंसिफ जो थे किसके लिए थे, न्याय विभाग के लिए। और ब्लॉक में थे मुंसिफान। ब्लॉक में क्या थे, मुंसिफान, या परगना उसी को बोलते हैं, उसमें मुंसिफान थे। अब देखिए क्या है, गांव में मुखिया या प्रधान था। शेरशाह ये क्या थे, सामाजिक व्यवस्था का ढांचा था, प्रशासन में कैसे कैसे ये करते थे प्रांतीय शासन में। अब देखते हैं इसका राजस्व प्रशासन कैसा था। इसने लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट के लिए गज ए सिकंदरी नामक यूनिट की स्थापना की, और किसान को शोषण से बचाने के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था शुरू की। पट्टा और कबूलियत किसको, किसान का जो शोषण हो रहा था उससे बचने के लिए क्या शुरू किया इन्होंने, पट्टा और कबूलियत। अब भू राजस्व उत्पादन का क्या है, 1/3 भाग। मतलब क्या, भू राजस्व जो लिया जाता था उत्पादन का 1/3 भाग लेते थे। और बेहतर गुप्तचर व्यवस्था था, और ये अपनी सेना का सेनापति स्वयं था। कौन, शेरशाह सूरी। दाग और हुलिया प्रथा जो था, मतलब दाग देना और हुलिया के आधार पे क्या करना, लोगों को चुनना, उसके लिए क्या किया था, आरंभ किया था, अब जारी रखा था ये। और जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क ए आजम, कहां से, सोनार गांव बंगाल से अटक तक पंजाब तक। समझ रहे हैं ना, इसी के बारे में क्या बोला जाता है, कटक से अटक तक रोड बना था। कौन, किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने। कौन सा रोड, जीटी रोड। और इसको शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम जीटी रोड रखा। लॉर्ड ऑकलैंड इसका नाम क्यों रखे थे, 1923 में जीटी रोड किसका, शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कटक से लेकर अटक तक या सोनारगांव बंगला से कहां तक, अटक पंजाब तक बनाया गया था। और लॉर्ड ऑकलैंड इसका क्या किए थे, नामांकन चेंज करके जीटी रोड रखे थे, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, एक सिल्वर कॉइन चलाए थे 180 ग्रेन का, और कॉपर कॉइन कितना का चलाए थे, 380 ग्रेन का। शेरशाह, अब देखिए शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन ए पनाह जो था ना, उसको लाइब्रेरी, उसको तोड़कर क्या किया, पुराना किला का निर्माण करवाया था। इसने किला एक कोहना नामक मस्जिद भी बनाया। कौन, शेरशाह सूरी। सासाराम के मकबरे का भी निर्माण कौन किए थे, शेरशाह सूरी। इसका 3 इंपोर्टेंट पॉइंट, दीन ए पनाह को तुड़वाकर पुराना किला बनवाया, और दूसरा क्या है, और उसके बाद किला एक कोहना का नाम का मस्जिद बनवाया, और सासाराम का मकबरे का भी निर्माण कराया। और इसका मृत्यु जब हुआ था शेरशाह को 1540 में, 45 में। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन था, जलाल खान। इसका उत्तराधिकारी कौन था, जलाल खान, किसके, शेरशाह सूरी के। अब उसके बाद क्या है, इसका उपाधि क्यों लिया था, इस्लाम शाह। ये जलाल खान जो था किसका उपाधि लिया था, इस्लाम शाह का। इसके बाद का जो शासक होगा कौन, फिरोज खान। अब देखिए फिरोज खान की हत्या किसके द्वारा की कर दी गई, मुबारिज खान के द्वारा। किसके द्वारा, मुबारिज खान के द्वारा शेरशाह की इसकी फिरोज खान की हत्या। और मुबारिज खान
और मोहम्मद आली के क्या थे? मोहम्मद आली शाह के कमांडर या प्रधानमंत्री क्या थे? हेमू। समझ रहे हैं ना? इसका जो ये मुबारिज खान या मोहम्मद आदिल शाह, उसके सेनापति या कमांडर कौन थे? हेमू। और हेमू ने अपनी लाइफ में 22 युद्ध जीते थे। और आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी। किसकी उपाधि? हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने दी? आदिल शाह ने दी। और क्या है? पानीपत का दूसरा वार 1556 में ये हेमू और अकबर के बीच हुआ, जिसमें कि क्या हुआ कि हेमू हार गया। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ जब हेमू हार गया। जब हेमू, अब क्या है इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ? 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, जिसमें हेमू सबसे अंतिम राजा था। कौन सा? हेमू जो थे सबसे अंतिम राजा थे, जिनको क्या, किस चीज का उपाधि मिला? विक्रमादित्य का। और कितने कुल राजा को मिला? 14 राजा को मिला। इसी यहीं से क्या हो जाएगा? सूर्यवंश फिर समाप्त हो जाएगा। और फिर कौन सा वंश? अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हरा दिया, तो वहां से फिर से क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और उसमें अब देखते हैं कि करंट का कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे आप लोग को जो टेस्ट लिए थे ना, अब इसी टेस्ट का जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी सब से बनेगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर देखिए। अब देखिए क्या है कि विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो कहाँ के राज्य का? तमिलनाडु का। अब देखिए क्या है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने किसे पूर्णकालिक क्रिकेट सलाहकार नियुक्त किया है? तो सनत जयसूर्या को। श्रीलंका के बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। अब विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जाएगा? तो लद्दाख में। कहां किया जाएगा? लद्दाख में। भारत का पहला पूर्णकालिक बालिका सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? तो वृंदावन में। कहां खोला गया है? वृंदावन में। अब अगला क्या है? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम की अवधि कितने साल के लिए बढ़ा दी है? 1 साल के लिए। समझ रहे हैं ना? ये करंट का जो क्वेश्चन है ना, उसको हम बना के आपको दे दिए हैं। इससे क्या होगा, आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़िए, ग्रुप में तो जाता ही है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कीजिए और कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे क्या होगा ना कि करंट का जो भी क्वेश्चन होगा ना, लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पजल होके नहीं पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ पोर्शन करंट का ऐसा होगा जहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि ये करंट का क्वेश्चन है और ये पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है करंट में। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव को। किसको नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव को। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो हामिद करजई को। कौन? अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब देखिए किसने हाल में नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख। कौन ग्रहण किए हैं? किरण देशमुख ने ग्रहण किया है। अब देखिए आगे, किसने नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एडमिरल बी शिव कुमार ने। किसके द्वारा किया गया है? तो एडमिरल बी शिव कुमार के द्वारा ग्रहण किया गया है। किस राज्य में 12वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में अब देखिए कौन सा महिला जीता है महिला स्पर्धा में? तो कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? रैपिड शतरंज कौन जीती है? तो कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। अब धीरे धीरे आपके क्लास में ही करंट वगैरह सारा चीज ऐड होते जाएगा। क्या हो जाएगा? जिससे मॉडिफाइड होते जाएगा। मॉडिफाइड वर्जन में आपको क्लास धीरे धीरे मिलने लगेगा, इसलिए जितना हो सके आप लोग जुड़िए। अब देखिए क्या है, कौन पदक जीती थी कोनेरू हम्पी? तो रजत पदक जीती थी। शुभमन गिल को पछाड़कर ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा?
तो बताइए हरियाणा शीर्ष पे रहा। कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? हरियाणा। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगढ़िया को। किसको? अरविंद पनगढ़िया को। क्लियर? इससे क्या होगा कि आपका करंट भी कवर होते जाएगा क्लास के साथ साथ, लास्ट में 10-20 क्वेश्चन करंट का भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्या है, पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है बेरोजगारी का परिभाषा और आपको बताना है कि कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई मेइजोट्रोपिस पेलिटा फिटिलारिया सिरोहोसा डेक्टाइलोरिजा हेक्टागिरिया संबंध है किससे? ये बताना है। ये अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको खोजने के लिए भी आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। इससे क्या होगा? आपका प्रिपरेशन बढ़ेगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो जरूर अटेम्प्ट लेना है, चाहे गलत हो या सही, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फिर सही होने लगेगा। अब देखिए आगे क्या है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और बताना है कि क्या सही है। अब देखिए आगे क्या है, तटरेखा आवास और नियमित आय के लिए मैनग्रोव पहल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है निम्नलिखित सारे कथन पर। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को क्या करना है कि मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिए, जिससे क्या हो, काफ़ी लोगों को फायदा हो इस चैनल को देखने से। सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, जिससे क्या होगा, सारे लोग जितने भी लोग चाहते हैं कि पढ़ना, उन सबको फायदा होगा। स्टार्ट जरूर कीजिए। और आप लोग क्या है, आप लोग तो डेली रिजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन आज मकर संक्रांति के दिन एक रिजोल्यूशन लीजिए, क्या पढ़ना स्टार्ट कर देना है आज से। और तब तक नहीं रुकना है जब तक क्या, जब तक रिजल्ट ना हो जाए। और हम आपके साथ हैं, जितना होगा हम लोग क्या करेंगे, आपका हेल्प करेंगे। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्या करना है, मेहनत के साथ अच्छे से आराम से पढ़ाई करना है।